रांची में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जेएमएम का प्रदर्शन। केंद्र को बताया आदिवासी विरोधी सरकार। 4 जून के बाद अनवरत आंदोलन करने की दी चेतावनी। रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी संगठन राजभवन के सामने सरकार को दी चुनौती। झारखंड के कई जिलों के डीसी का तबादला। बोकारो के 35वें डीसी के रूप में अजय नाथ झा ने संभाला पदभार। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की कही बात। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा में देरी। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज। और पलामू में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। नक्सली कमांडर तुलसी भुइया को किया ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में इन दिनों लगातार आदिवासियों का सरना धर्म कोड दिलाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। बीते दिन कांग्रेस ने खुद को आदिवासी हितैषी और केंद्र सरकार को विरोधी बताते हुए राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलन किया था। इस बीच आज जेएमएम ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रांची डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़ करेगी तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 जून से पहले सरकार का कोई निर्णय नहीं आता है तो अनवरत आंदोलन करेंगे। अपने आदिवासी को बचाने में, अपने अस्मिता को बचाने में 51 वर्षों तक संघर्षरत है, लेकिन अभी तक उनको अपना पहचान नहीं मिल पाया है। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर 24 जिला के मुख्यालय में आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महापरिवार आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हम लोग ये मांग करते हैं जो केंद्र की सरकार के द्वारा जनगणना का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका पूरा विरोध करेंगे जब तक कि हमारा आदिवासियों का धरना कोड लागू नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज के दिनों में सबसे झूठी पार्टी है। ये इनके पराक्रम करके हमेशा ये कोई भी चीज जो मुद्दा आता है उसको लोग दिग्भ्रमित करते हैं और लोगों का ध्यान से उसको हटाने का काम करते हैं। तो हम लोग ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, कि यदि हम लोगों की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है तो पहुंचाए और यहाँ पर जो है आदिवासियों की अस्मिता को बचाने का। देखिए, राज्य में कई एक वर्षों से यहाँ के आदिवासी हो है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, अपनी मांग करते रहे कि हमारा धर्म कोड दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, यहाँ भी प्रक्रिया के तहत केंद्र को प्रारूप बना के भेजा गया कि सरना धर्म कोड को लागू कर दिया जाए ताकि यहाँ के जनजातियों का, यहाँ के समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोगों का एक अपना धर्म कोड, सरना धर्म कोड वो लागू रहेगा। तो जाहिर सी बात है जो प्रतिशत की बात है, आबादी की बात है, वो स्पष्ट दिखे जाएगी। और एक बात है कि पुरानी कहावत है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई यहाँ तो हम अधिकतम है, राज्य हमारा आदिवासी बहुल है, लेकिन आज भी हमारा धर्म कोड लागू नहीं होगा तो हमारा जातिगत जनगणना का सवाल क्या हो जाएगा। अभी भी लोग पिछले जनगणना जब हुई तो लोग, यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग धर्म कोड नहीं रहने के कारण हिंदू में टिक मारते गए, हिंदू लिखते गए। तो जाहिर सी बात है कि जो बहिरागत आबादी है वो यहाँ बहुसंख्यक होते जा रहे हैं और हम यहाँ पर बहुल है और हम यहाँ अल्प होते जा रहे हैं। तो हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है, सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है केंद्र से, तब तक यहाँ पर जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी मांग। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जेएमएम के बैनर तले विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पारंपरिक हथियार, तीर धनुष के साथ जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर झारखंड के नेताओं का कहना था कि हम लोग जातीय जनगणना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले सरना धर्म कोड लागू किया जाए, उसके बाद ही जातीय जनगणना की जाए। और इन नेताओं का कहना था कि हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रही हैं और इसके अलावा उड़ीसा में भी सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेएमएम का संगठन जिस राज्य का जिला में है वहां पर भी इस तरह का लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले हमारे सरना धर्म को शामिल किया जाए और उसके बाद ही जातीय जनगणना की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति के निर्देश अनुसार पूरा झारखंड के 24 जिला में इसी कार्यालय पर हम धरना दे रहे हैं और उसी का आलोक में आज पूर्वी सिंहभूम संयोजक मंडली द्वारा
ये एक दिवसीय धारणा हम लोग पूर्वी सिंहभूम में कर रहे हैं और सरना कोड और आदिवासी कोड का कोई वर्षों से हम लोग का मांग रहा है और हम लोग ने एक आंदोलन का जैसे ही घोषणा किया, पूरा पूर्वी सिंहभूम का आदिवासी समुदाय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, आम नागरिक, आम जनता और ग्राम प्रधान सब लोग उमड़ कर आज डीसी ऑफिस पर आए। ये आह्वान कोई वर्षों से आदिवासी समुदाय एक नेतृत्व का वो लोगों ने सोच रखा था कि कौन व्यक्ति होगा जो आदिवासी का नेतृत्व करेगा। धर्मकोड का जो बात है, ये आज का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड आंदोलन का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से सरना धर्मकोड झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, आदिवासी के लिए ये आत्मा है, ये हृदय है। अगर हम हिंदू लिख रहे हैं तो कोई मुसलमान लिख रहा, कोई सिख लिख रहा, तो जो समाज के लोग इस देश का परिचय, पहचान और अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया है, आज अगर उस समाज के लोगों का पहचान और परिचय और अस्तित्व खो जाएगा तो दुर्भाग्य का विषय। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली स्थित सरना स्थल के समक्ष फ्लाईओवर का रैंप उतारने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरे आदिवासी समाज के लोगों की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची के राजभवन के सामने आज सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि 4 जून से पहले हेमंत सरकार रैंप को हटाने का काम नहीं करेगी तो पूरे राज्य में चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसके साथ ही आदिवासी नेताओं ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी हितैषी सरकार बताते हुए सरना धर्मकोड का मामला उठाने का काम किया है, ये सिर्फ डुगडुगी बजाने के समान है। जब उन्हें इतना ही सरना धर्मकोड दिलाने की चिंता होती तो आखिर पहले इस प्रकार की मांग क्यों नहीं की गई। निश्चित तौर से आज आदिवासी समाज जो है लगातार आंदोलन कर रही है और अपना अधिकार की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार जो है इस पर गंभीर नहीं दिख रही है। पहले रैंप के मामलों में हम लोगों ने झारखंड सरकार से सिरमटोली रैंप हटाने का मांग किया, लेकिन हट धर्मिता जो सरकार है वो आदिवासियों की बात नहीं मान करके आनंद फानन में जो है रैंप का निर्माण किया और आदिवासी के मुंह में तमाचा मारने का काम किया है। वहीं अभी देखिए शराब नीति लाकर आदिवासी का जो है टीएससी में, जिसका जो है टीएससी आदिवासी का जो मिनी विधानसभा होता है उसमें जो है गलत ढंग से शराब नीति लागू करके आदिवासियों में जबरदस्त थोपना चाह रही है, आदिवासियों को शराब पिला के मराना चाह रही है। यहाँ तक कि पेशा कानून अभी जो है लागू करने का बात हो रहा है, लेकिन सरकार जो है अभी तक लागू नहीं हुई है। आपका जो सवाल है उस सवाल के ऊपर भी हमारा सवाल है कि आज जो सरना कोड के लिए जेएमएम के लोग या कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले झारखंड बनने के बाद कितनी बार उठाए हैं। पार्टी लेवल पे आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आदिवासियों के अलग धर्म कोड की लड़ाई कभी नहीं लड़ी, ना ही उन सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन किया। और अगर आंदोलन कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि चलिए कभी कम से कम हमारे दबाव में आकर सरना कोड की बात तो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप दिल्ली जाकर मांगिए ना, आप पावर में हैं, आप सामाजिक संगठनों की तरह राजभवन घेराव कर रहे हैं, आप राज्य में उलगुलान कर रहे हैं। तो सरना धर्म कोड पर अगर लड़ना ही है तो आप केंद्र सरकार से मांगिए, केंद्र में जाकर लड़िए, यहाँ पर नौटंकी करने से नहीं होगा। राजधानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार को निशाना पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की गई, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार घोटाले कर रही है। आयुष्मान योजना में लाभुकों को लाभ में से 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का नाम देने का काम किया है। नाम तो बदल लिया, लेकिन सहयोग की राशि में भी बदलाव होनी चाहिए। राज्य सरकार को 60% और केंद्र सरकार को 40% का सहयोग होनी चाहिए। साथ ही आदिवासियों के धर्म कोड की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ढोंग कर रही है। केंद्र की सरकार को जब इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा उस समय निर्णय ले लेगी।
के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत, चूंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया, और उसके तहत ये है कि हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया, राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दी। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है, जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है। हमने कहा ना कि हम तो सारना को दिल से मानते हैं और जो करना होगा करेगी सरकार। लेकिन मैं कहूँगी असल जो समस्या है, आज मुंडा हो, उरांव हो, संथालो हो, खड़िया हो, आपको मैंने पूरा आप सब लोग ये सेंसर को देख सकते हो, कोई मैंने अपने निकाला नहीं है। और ये सर्वे उस समय हुआ है जिस समय कोई देश में बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। मैंने तो कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। कभी सरना तभी बचेगा जब लोग ईसाई नहीं बनेंगे। जब ईसाई बन जाएगा मुंडा, ईसाई बन जाएगा संथाल, ईसाई बन जाएगा उरांव, फिर सरना। राज्य सरकार ने सोमवार को बड़े पैमाने पर उपायुक्त का तबादला किया था। इसी कड़ी में बोकारो के 35वें उपायुक्त के रूप में अजय नाथ झा ने मंगलवार को अपना योगदान दिया। बोकारो उपायुक्त विजया यादव से उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले विजया यादव ने गुलदस्ता देकर नए उपायुक्त अजय नाथ झा का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नव पदस्थापित डीसी अजय नाथ झा ने कहा, जिले में टीम भावना से काम कर हम सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये एक सिस्टम का पार्ट है, ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम का पार्ट है। मैडम ने यहाँ काम किया है, उन्हीं चीजों को मुझे आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी भी प्राथमिकता होगी और इस पूरे टीम बोकारो की प्राथमिकता होगी। सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ, परस्पर ट्रस्ट के साथ और मिलजुल कर काम करेंगे, एक टीम के रूप में वर्क करेंगे और बोकारो को आगे ले जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के 25वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट स्थित उपायुक्त कार्यालय में निवर्तमान उपायुक्त अनयन मित्तल ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त, परियोजना के निदेशक, आईटीडीए, एसडीएम धालमूल सहित अन्य उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि नव पदस्थापित उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी इससे पहले गुमला के उपायुक्त के रूप में पदस्थापित थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले के समग्र विकास की बात भी कही। तो जमशेदपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने पदभार जो है वो संभाला है और पदभार संभालने के बाद देखिए उन्होंने अपने कामकाज को लेकर भी उन्होंने कहा है और साथ ही साथ पूर्वी विकास की गति किस तरीके से किया जाए उसकी प्राथमिकता को लेकर उन्होंने बातचीत की। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो भी स्कीमें हैं सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की भी, उनका इफेक्टिव क्रियान्वयन जो ऑलरेडी हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना, और यही प्राथमिकता। और हमारे प्रेडेसेसर अननी सर की जो भी इनिशिएटिव होंगे उनको भी हम लोग कंटिन्यू। क्या जानना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। मेरा नाम कर्ण सत्यार्थी है, मूलतः मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई है। उसके पश्चात मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईटी खड़गपुर से की है। इसके पहले मैं गुमला में उपायुक्त के रूप में पदस्थापित था। परिवार में इन द सेंस की इमीडिएट परिवार में तो नहीं। सारे कार्य बहुत तत्परता से हम लोगों ने करने का प्रयास किया
और सभी स्टाफ का, सभी ऑफिसर्स का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला, आम जनमानस का बहुत सहयोग मिला। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करवाए, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और मेरे बाद जो पदभार ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ही एबल ऑफिसर है और वो कार्य को जरूर ही यहाँ से आगे बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसी की मैं आशा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुमला जिला के नव पदस्थापित उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की ओर से उन्हें पदभार सौंपते हुए बुके देकर स्वागत किया गया। नव पदस्थापित उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि गुमला में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना और लोगों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य रहेगा। गुमला जिले में आदिवासी बहुलता और पीबीटीजी ग्रुप के बारे में उन्होंने अपनी राय रखी। मौके पर कई विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहाँ तक अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि गुमला में 70% के करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनमें से पीबीटीसी ग्रुप जो होते हैं, बिनहॉर्स हो गया, ये सब की जनसंख्या काफी है। तो पहले से एस्पिरेशनल हमारा एक ब्लॉक भी है, डुमरी है। तो मेरा यही रहेगा कि हमने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी गुमला ने 2 बार लिया है, तो मेरा यही रहेगा कि जो भी गुमला की समस्याएं हैं, हेल्थ में हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि विभाग हो गया, तो सभी में जो भी होगा, जितना भी पॉसिबल होगा, सभी को धरातल पे सभी योजनाओं को बहुत सफल किया जाएगा। चतरा के 39वें उपायुक्त के रूप में कृति श्री ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने चतरा कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में चतरा के नए उपायुक्त के रूप में योगदान दिया। तो वहीं उपायुक्त ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उनके ऊपर जिला का दायित्व दिया गया है, इसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगी। आपसी समन्वय स्थापित कर जिले में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। बताते चले कि कृति श्री 2017 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। जैसे जहाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत हैं और पहले भी काफी कुछ कार्य जो है ऑलरेडी शिक्षा स्वास्थ्य में हुआ, तो उसको आगे भी चालू रखना है और जो नई चीजें हो सकते हैं जो है हमारे कार्यकाल में हम 100% प्रयास करेंगे इसको आगे में लेके चलने के लिए। मैम, इससे पहले आप कहाँ रहे हैं? और इससे पहले मैं एज ए एमडी झारखंड में पोस्टेड थी और उससे पहले मैं डीडीसी बोकारो के रूप में कार्य किया। देवघर उपायुक्त के रूप में नमन प्रियेश लकड़ा ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। साथ ही कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आगामी श्रावणी मेला 2025 का सफल आयोजन होगा। बताते चले कि नमन प्रियेश लकड़ा को विशाल सागर ने पदभार ग्रहण करवाया। देवघर जिला में अभी तो सबसे पहले प्राथमिकता है जो श्रावणी मेला अभी काफ़ी निकट है, उसका सही प्रकार से प्रबंधन और संचालन, और इसके अलावा अभी जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव भी होने वाले हैं, देवघर नगर निगम क्षेत्र में है और इसमें एक नगर निकाय के साथ में एक बड़ा ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रफल का भी जिला है। तो हमारे जो भी विभिन्न विकास और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ सभी तक पहुंचे समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से। और मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग सभी पदाधिकारी, हम सभी जनता के साथ में, मीडिया बंधुओं के साथ में और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ में सही प्रकार से संवाद स्थापित करें ताकि एक अच्छा एक प्रशासनिक माहौल बन सके। देखिए, जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे कार्य योजनाएं ऐसी रह जाती हैं जिनको कि वो उसको इमेजिन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और कुछ योजनाएं बीच में छूट जाती हैं। लेकिन हमेशा ये रहता है कि जो सक्सेसर ऑफिसर आ रहे हैं उनको वो आगे बढ़ाते हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि अभी जो नए उपायुक्त देवघर ने पदभार संभाला है वो जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी और जो जिला को आगे बढ़ाने वाली योजनाएं थी उन पे नए उपायुक्त का ध्यान आकर्षित रहेगा। साथ साथ में मैं अभी आप सभी के माध्यम से, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी जिलावासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे 2 वर्ष का कार्यकाल बाबा नगरी में बाबा के आशीर्वाद से करने का मौका मिला है।
इस बीच में 2 बार श्रावणी मेला का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें आप सभी मीडिया बंधु, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिला के सभी कर्मी हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, उन सबका बहुत बहुत सहयोग रहा, सभी जिलावासियों का सहयोग रहा, एनजीओ का सहयोग रहा। उसके लिए मैं बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। बताया गया है कि धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र सौंपा था, जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई थी। झारखंड सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने के लिए बोकारो स्टील को जिम्मेदार ठहराया है। एयरपोर्ट पर तो अभी पूरा चर्चा सदन में ही हुआ। आप देखिए जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं है, वो लोग अपना नाम कमाने के लिए उसका इस तरह का हथकंडा अपना रहा, उससे कोई होना जाना नहीं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि धनबाद ले जा रहे एयरपोर्ट। अच्छा, एक भी जिसका बोले तो कोई काम ही नहीं है, वो व्यक्ति सब बात बोलता है और सब काम करता है, उसका हमको चर्चा ही नहीं करें, कोई है ही नहीं। किया गया है उन जो आवासित क्वार्टर है या आवासित लोग जो हैं, और जब तक रीलोकेट नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। ये तो बहुत साफ हम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सेल प्रबंधन से अभी दबाव बनाया है कि अब रीलोकेट करो और जो आवासित लोग हैं उनको अन्यत्र बसाओ और वहां जल्दी, ताकि जल्दी एयरपोर्ट चालू हो सके। अभी हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया था इस मुद्दा पर। देखिए, राजनीति करना अलग विषय है, सच्चाई सामने हाउस पर आज भाजपा के सांसद भी बैठे हुए हैं, एनडीए के सांसद भी बैठे हुए हैं, सच्चाई सामने आया है और इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति करना अपनी जगह पर, किसी का पुतला जलाए या अपना उनका एक राजनीतिकरण हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक सेल प्रबंधन रीलोकेट नहीं करके आवासित लोगों को बैठाएगा तब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा। हम लोग आज सेल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं, दबाव बनाए हैं कि अतिशीघ्र रीलोकेट करो और आवासित लोगों को बैठाओ। सब एक सुर में बैठकर जो समस्या का मेन जड़ है उसको पकड़ने का काम किया। समस्या का मेन जड़ बीएसएल है। बीएसएल बुचर्स शॉप्स को रीलोकेट नहीं कर रहा है और उनके पास जगह है, उनको वेंडर्स मार्केट बनाना है। दुंदीबाग में उन्होंने कोई वेंडर मार्केट नहीं बनाया। 1960 में वेंडर मार्केट बना था, उसके बाद आबादी की संख्या बढ़ी, अभी भी उनके पास जगह खाली है, अंदर खाली है दुंदीबाग के। हमने बस उनको बोला रोड से आप हटाकर उससे अंदर शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो बर्ड फ्लाइंग है उसे आप रोक सके और जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो आपको क्लियरेंस दे सके ऑपरेशन का। पलामू में पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार शाम से मोहम्मदगंज और हैदरनगर थाना क्षेत्र के सीताचुआ इलाके में माओवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक प्रमुख नक्सली कमांडर तुलसी भुइया को मार गिराया है। मुठभेड़ सोमवार शाम लगभग 7 बजे शुरू हुई और मंगलवार सुबह तक इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नितेश यादव को भी गोली लगने की सूचना है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन समेत टॉप अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। हालांकि नक्सलियों के मारे जाने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हजारीबाग कटमगदाग प्रखंड के सलगामा पंचायत के लूटा गांव के रैयत इन दिनों गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांव की जमीन से संबंधित मामलों में कई अड़चनें आ रही है और जिससे ना तो जमीन का म्यूटेशन हो पा रहा है, ना ही एलपीसी बन रहा है और ना ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले गांव की जमीन से जुड़े दस्तावेजों ने छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस गंभीर प्रकरण के बाद जिला प्रशासन के उन्होंने जांच के आदेश दिए और डीसी के निर्देश पर जमीन से जुड़े सभी कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी। दरअसल इस रोक के चलते आम रैयत जिनका जमीन पर पुश्तैनी हक है वे भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें ना तो अपनी जमीन का कागजात दुरुस्त करा पा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का वैध खरीद बिक्री का कार्य किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय से वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन आम और निर्दोष रैयतों का उनको राहत दी जाए ताकि वे अपने कानूनी हक के मुताबिक जमीन से जुड़े जरूरी कार्य संपन्न कर सके। देखिए, लूटा को लेके पूर्व के वर्षों से ही एक कुछ इशू सामने आया था और उसके बाद पूर्वत कुछ ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था
और कुछ शिकायती थी और कुछ वहाँ पे ज़मीन को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए थे। तो उसके निराकरण के लिए हम लोग एक कमेटी का गठन किया गया है। पुनः वो कमेटी, क्योंकि अफसर्स का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो नए जो अफसर्स आए हैं तो उनके माध्यम से उस पर हम लोगों ने एक प्रतिवेदन मांगा है और उसको जल्द ही रिजॉल्व करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी ज़मीन की प्रक्रियाधीन या जो भी सही प्रक्रिया से जो भी कार्य होने हैं और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो हम लोग करवा सकें। का मुआवजा के लेकर समस्या यही है कि हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग का एलपीसी नहीं बन रहा है। अब किस कारण से नहीं बन रहा है ये तो हम जानते नहीं हैं। हम गरीब किसान हैं, कोई भी काम करना होता है तो ज़मीन बेच के ही करते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग गरीब हैं और गरीबता से गुजर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सीओ वीडियो से अपील कर रहे हैं कि जो है तो ज़मीन का काम करे, एलपीसी बनावे, दाखिल खारिज करे, सारा काम जो करे। इसलिए उन लोग से बहुत बड़ा गुजारिश है ताकि आगे भी और दिक्कत ना हो, ताकि बहुत समय से हम लोग को दिक्कत चल रहा है लाचारी में। ज़मीन हम लोग कूड़ा के दाम में बेच रहे हैं। इसके पहले जो सीओ मैडम थी वो एलपीसी बना चुकी है पहले। अब इसी प्लॉट यही खाता का हमको एलपीसी और चाहिए। 14 डिसमिल का वहाँ काम रुक गया है, बोलता है अभी नहीं कोई काम होगा। तो इसका कारण हमको बता। प्रतिनिधि होने के नाते हम यही कहेंगे कि लुट्टा मुआवजा का जो काम रुका हुआ है, हम लोग तो समझिए मतलब ब्लॉक से लेकर के जिला तक ही आवेदन दे चुके हैं और हम चाहेंगे कि इस पर हम लोग बहुत कार्यरत हैं और ये काम जल्दी हो जाए। ऐसा भी देखा गया है कि जमीन नहीं बिकने के कारण जो है कि कई बच्चियों की शादी टूट गई है, उनके गार्जियन परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत ऐसा ही गार्जियन है जो कि मतलब जमीन पर ही कोई गार्जियन निर्धारित है कि अपना बेटी का शादी अपना जमीन को बेच करके ही करेंगे, लेकिन यह स्थिति रहने के कारण बहुत कोई जैसे कि गरीब परिवार से होते हैं तो अपना शादी बेटी को सही सलामत नहीं कर पा रहे हो। कहीं का समझिए कि कार्ड बन कर भी कार्ड शादी टूट गया। तो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्द इसका काम हो और इस पर हम लोग बहुत से पहल कर रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?